अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है रोहित वर्मा ने, मुजफ्फरनगर, चरथवाल, इंडिया से। एक ऐसी कहानी जिसको सुनते हुए मैं खुद हैरान और परेशान हो गया कि जब उस गांव के अंदर ये सारे वाकयात हो रहे होंगे तो उन गांव के लोगों पर क्या बीत रही होगी। ये एक ऐसा गांव है जो उस वक्त जब ये वाकयात हुए थे तो उस वक्त के मकामी अखबारों में भी ये खबरें छपी थीं, क्योंकि उस गांव के अंदर कुछ ऐसा हो चुका था जो लोग जिन्नात और इस तरह के मामलात को नहीं मानते थे, वो भी मानना शुरू हो गए थे। ये एक ऐसा गांव था जहां के तमाम लोग, जिनमें अच्छे और बुरे सब लोग पाए जाते हैं, लेकिन काफी घराने वहां पे ऐसे थे जो ना ही किसी रख रखाव में थे, ना ही अदबो एहतराम में, और ना ही खैर में। लोग उनसे बड़े तंग थे और ये सिलसिला उनका नस्ल दर नस्ल चल रहा था। यूं कह लीजिए, अगर आधा गांव नेक, अच्छे और शरीफ लोगों पे मुश्तमिल था तो आधा गांव ऐसे लोगों से भरा पड़ा था जो बदमिजाज, लड़ाका और हर तरह का काम करना अपने लिए बाइस से फख्र समझते थे। वो एक ऐसी रात थी कि जिसको तमाम गांव के लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। दूर कहीं से गीदड़ के रोने की आवाजें आ रही थीं। रात की काली चादर ने हर तरफ अंधेरा फैला रखा था। भूला भसरा कुत्ता रात को कहीं से भौंकता तो रात की उस खामोशी में दूर दूर तक उसकी आवाज गूंजती। गांव वाले जहां नींद के मजे लूट रहे थे, वहीं पे ही एक घर के बाहर जो गोविंद का घर था, गोविंद के दादा, जिनको हमेशा सर्दी हो या गर्मी, वो कभी भी कमरे में नहीं सोते थे, वो बाहर सहन में सोते थे। और अक्सर वो घर के बाहर दरवाजे के, जो मेन दरवाजा था घर का, उसके बाहर भी सो जाते थे। गांव के अंदर हमेशा से ये एक माहौल रहा है, अब तब्दीली आ गई है कि लोग अपने घरों के बाहर भी चारपाइयां डालकर सो जाते थे। गोविंद के दादा भी बाहर अपनी चारपाई पर गहरी नींद सो रहे थे, उस बड़े से दरख्त के बिल्कुल पास, जहां दिन की रोशनी में वो वहीं पे चारपाइयां डालकर बैठकर सारे गपशप करते थे। अगर कोई मेहमान भी आ जाता तो वहीं उसी दरख्त के नीचे ठंडी ठंडी छांव होती और उसी के नीचे चारपाइयां पड़ी होती और बैठ के आपस में बातें करते। गोविंद के दादा को महसूस हुआ जैसे उनकी चारपाई हिल रही हो। वो गहरी नींद में थे, लेकिन चारपाई को इस तरह हिलता महसूस करके उनकी आंख खुल गई। जैसे ही उनकी आंख खुली, इससे पहले कि वो इर्द गिर्द के मंजर को देखते कि क्या हुआ है, कोई जलजला आ रहा है, जमीन कांप रही है, या ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से मेरी चारपाई कांप रही है, अभी वो इस मामले को समझ भी ना पाए थे कि एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शां करके चीज आती है। वो उस चीज को देख तो ना सके, लेकिन एक आवाज को सुन सके, ऐसी आवाज जैसे शां। और उसी लम्हे किसी ने उनकी चारपाई को उठाया और उस चारपाई को इस अंदाज में हवा से उठाया और इतनी तेजी से उसको जमीन पे पटक दिया कि दादा को संभलने का मौका ही ना मिल सका, और जमीन पे पटकते ही वो मुंह के बल जमीन पे जाके गिरे और एक जोरदार चीख उनके मुंह से निकली। वो दर्द की शिद्दत से निकलने वाली ऐसी जोरदार चीख थी कि उसको सुनते ही घर के मकीन भी जाग गए। घर का नौजवान लड़का गोविंद, उसका बाप, बाकी घर वाले जब नींद से बेदार हुए कि ये किसकी आवाज थी, तो गोविंद के बाप ने कहा, ये तो लगता है अब्बा की आवाज है, वो बाहर सो रहे हैं, चलो। घर के लोग उठ गए और तेजी से बाहर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि अब बाहर से मुसलसल कराहने की दर्द
दर्द की शिद्दत से एक ऐसी आवाज वो निकाल रहे थे कि वो भागते हुए दरवाजा खोल के जब बाहर आए तो वाकई गोविंद के दादा जमीन पर इस अंदाज में पड़े थे कि चारपाई उनके ऊपर पड़ी थी और वो दर्द की शिद्दत से जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें जल्दी से चारपाई उनके ऊपर से हटाई, उनको सीधा किया तो उनके मुंह पे काफी ज्यादा चोटें आई थी, जिस्म पे भी चोटें आई थी। एक बुजुर्ग से इंसान थे, उठाकर अंदर ले गए। काफी देर तो वो खौफ के मारे बोलने के काबिल ही ना थे। जब वो बोलने के काबिल हुए तो उनसे पूछा गया क्या हुआ, तो सिर्फ इतना बता सके, पता नहीं, मेरी चारपाई हिल रही थी, उससे मेरी आंख खुली और उसके बाद एक शां की आवाज आई। पता नहीं कैसी आवाज थी, और उसके बाद इतनी तेजी से मेरी चारपाई को उठा के किसने जमीन पे पट खा के दर्द से मेरी चीख निकल गई। गोविंद के बाप ने अपने बाप से कहा, अब्बा आपको कहा भी है आप अंदर सो जाया करो, बाहर क्यों सोते हो, पता नहीं क्या था क्या नहीं। यह पहला वाकया था जो उस गांव में हुआ था। गांव वाले नहीं जानते थे कि वो बुजुर्ग बंदा डरा है, वाकई कुछ हुआ है। लेकिन एक बात तो सच थी, वो खुद अपनी चारपाई को कैसे ऊंधा कर सकता था कि वो नीचे पड़ा हो, चारपाई उसके ऊपर पड़ी हो। इंसान नींद में हो, खौफ में हो तो ज्यादा से ज्यादा चारपाई से नीचे गिर जाता है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी चारपाई अपने ऊपर ही डाल दे। लेकिन कुछ दिनों के बाद गोविंद के वालिद एक दिन रात के टाइम घर की तरफ जा रहे थे। दोस्तों के पास बैठे हुए उनको देर हो गई थी। उनने कहा काफी देर हो गई है, अब मैं चलता हूं। वो तेजी से घर की तरफ रवाना हो गए क्योंकि वाकई रात की तारीकी बहुत गहरी हो चुकी थी। तकरीबन तमाम लोग सो चुके थे। गोविंद के बाद चलता हुआ जब अपने घर के तकरीबन थोड़े ही फासले पर रह गया था कि अब सामने घर आने ही वाला था कि उनको महसूस हुआ कोई पीछे से चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने कहा शायद कोई दोस्त आ रहा है या कोई और गांव का शख्स होगा जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर आगे कुछ कदम चले होंगे कि फिर महसूस हुआ कोई पीछे चलता हुआ आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वो हैरान से हुए। चलते चलते घर के थोड़े ही फासले पे एक छोटी सी नहर, जो एक टुकड़ा काटा जाता है नहर का जमीनों को पानी देने के लिए, वैसी एक छोटी सी नहर जिसको एक ही कदम में इंसान फलांग लेता है, यानी छोटे से जंप लगाते हैं आप, फलांग लेते हैं। उन्होंने भी वो रास्ते में वो आई नदी सी छोटी सी, उन्होंने जैसे उसको फलांगा, पता नहीं क्या हुआ, उनका पांव जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। ये पांव का ऐसे पकड़ना था कि एकदम से उनका बैलेंस इस तरह खराब हुआ कि वो सीधे मुंह के बल जा गिरे और वो टांग जो पकड़ी गई थी या स्लिप हुई थी वो इस तरह की टेढ़ी हुई कि कड़क की आवाज आई और टांग टूट गई। वो दर्द की शिद्दत से जोर जोर से चीखना शुरू हो गए। घर काफी फासले पे था, लेकिन रात की खामोशी ऐसी थी कि इंसान जोर जोर से चीखे तो आवाज दूर तक जाती है। तो गोविंद का बाप भी जोर जोर से चीख रहा था। इर्द गिर्द के घरों के लोग बाहर निकले कि कौन चीख रहा है। और जब वो लालटेन हाथ में उठाए बड़े से डंडे लेके मदद के लिए बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, गोविंद का वालिद उस कस्सी में, उस छोटी सी नहर के अंदर इस तरह पड़ा है कि करा रहा है, तकलीफ से, शिद्दत से उसकी जान निकल रही है। उनने पहचान लिया और पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मुझे घर ले चलो, मेरी टांग टूट गई है। वो लोग भाग के गए, गोविंद को भी बुला के लाए, चारपाई एक उठा के लाए। चारपाई के अंदर उसके वालिद साहब को रखा गया और चारपाई को उठाकर वो गोविंद के घर छोड़ आए सारे गांव वाले। लेकिन परेशान थे कि क्या हुआ। वो कहते हैं समझ नहीं आई, मैं घर की तरफ आ रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी टांग को किसने पकड़ा हो या शायद मेरी टांग स्लिप हुई है। उन्हीं में से एक बंदा बोला, जितना ये दारू पीता है ना, इसको होश ही नहीं होता। ये कह रहा है किसी ने टांग पकड़ी है, नशे में ये इतना धुत है, अभी भी लग रहा है इसके नशे अब कुछ उड़ गए हैं टांग टूटने की वजह से। ये फलांगते हुए इससे बैलेंस खराब हुआ होगा, गिर गया और ये अब कहानियां सुना रहा है किसने पकड़ा है। क्योंकि लोग जानते थे गोविंद का दादा भी अयाश तबीयत का था, गोविंद का बाप भी अयाश तबीयत का, और गोविंद भी अपने बाप और दादा की तरह अयाश तबीयत का था।
ये सही है, ये गलत है, वो कभी नहीं सोचते थे। जो दिल में आता था वो कर गुजरते थे। लेकिन गोविंद के वालिद की टांग टूट चुकी थी और दादा का भी यही हाल था। जब से उनको चोट लगी थी उस घर के अंदर, वो चोट ऐसी गहरी थी कि अब वो उस अंदाज में, पहले सीधा जिस तरह चलते फिरते थे उस तरह चल नहीं सकते थे। अब उनको दर्द होती थी कमर वाली साइड पे। वो कहते थे मुझे बहुत दर्द होती है, चलने फिरने में अब उनको दुश्वारी पेश आ रही थी। अब ऊपर से वालिद साहब के साथ भी ये हो गया। अब वहां उस वक्त के जो हकीम या जिस अंदाज में वो हड्डी जोड़ होते थे उनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा ये टांग इस अंदाज में टूटी है कि अब ये जुड़ नहीं सकेगी, ये लंगड़ा के चलेंगे, इस अंदाज में जुड़ेगी। कुछ दिनों के बाद गांव का एक शख्स रात के टाइम गांव से थोड़े ही फासले पे मौजूद अपने दोस्तों के साथ, वो भी किसी महफिल को सजा के बैठा था, और वो चलता चलता जब अपने घर के करीब पहुंचा तो उसको ऐसा महसूस हुआ एक काला स्या साया उसके करीब करीब चल रहा है। उसने साये को देखा, वो तो बिल्कुल एक क्लियर साया था। वो पहले समझा कि मेरा साया है, लेकिन मेरा साया तो नहीं है। उसने देखा उसका साया एक जमीन पे और जगह पे बन रहा है, तो ये किसका साया है? वो परेशान सा हुआ उस साये को देख के। वो रुक गया तो साया भी रुक गया, वो चलता था तो साया भी चलता था, लेकिन वो डर सा गया और उसने दौड़ लगा दी। हाँपते कांपते जैसे कैसे वो अपने घर पहुंच गया। गोविंद अपने दोस्तों के साथ बैठा था, चारों बेहतरीन दोस्त, गोविंद, हरिदान, लक्ष्य और दीपक। वो चारों बेहतरीन दोस्त थे, हर काम मिलकर करते थे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। गोविंद उनको बता रहा था कि कैसे पहले दादा के साथ फिर अब्बा के साथ यह मसला आया, समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो बोले यार अपना यार है ना नवाज, उसके पास चलते हैं यार, काफी दिन हो गए उसके पास चक्कर नहीं लगा। नवाज एक मुसलमान था, बज़ाहिर तो वो अपने आप को नेक दिखाता, नेक शो कराता था, लेकिन ये चारों जानते थे अंदर से कितना खबीस था। मौलवी ऐसा बना हुआ था जिसने दाढ़ी रखी हुई थी, तस्बीह हाथ में रखता था, लोगों को दम दरूद भी करता था, लेकिन अंदर से एक शैतान था, शैतान। इसलिए ये चारों उसके साथ मिलकर अयाशियां करते, वो भी अयाशियों में इनके साथ होता। अब महफिल बर्खास्त हुई, वो चारों दोस्त अपने घर की तरफ रवाना हुए। उससे ठीक 4 रातों के बाद, जिस रात वो बैठे उसकी बिल्कुल 4 रातों के बाद, उनका एक दोस्त जिसका नाम था, नाम मुझे बार बार देखने पड़ेंगे, दीपक, उसकी बहन घर आई हुई थी, उसकी शादीशुदा बहन अपने बेटे के साथ। दीपक दिन सारा अपने भांजे के साथ खेलता रहा जिसकी उम्र 4 साल थी। बहन 2-3 दिन रहने के लिए आई थी और उसके बाद चली जाती। शाम को वो अपने भांजे के साथ खेल रहा था कि दीपक ने महसूस किया कि उसका भांजा अंदर कमरे में खड़ा होकर देखता है और उसका चेहरा इंतहाई खौफजदा हो जाता है। एक दफा तो ऐसे फिर से उसने झांका कमरे के अंदर और डरता हुआ बाहर की तरफ भागता हुआ आया। दीपक ने पूछा भांजे से क्या हुआ है, तो उसने उसे बताया कि उधर कुछ है अपनी तोतली जबान में। उसने कहा कोई नहीं है, आ जाओ मेरे साथ। दीपक उसको लेकर अंदर चला गया। कमरे को देखा गया, कुछ भी नहीं था। तो वो बच्चा डर क्यों रहा था उसको समझ ना आई। उसकी मां आ गई, अपनी मां को तोतली जबान में बताना शुरू हो गया। तो मां को यह समझ आई कि मामू जब वहां कमरे में बैठे हुए थे तो कोई चीज मामू के पीछे थी और वो मामू के पीछे खड़ी होके मामू का ऐसे गला पकड़ रही थी। तो बहन ने दीपक से पूछा ये क्या कह रहा है? उन्हें पता नहीं बाजी, मुझे क्या पता, मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा। हाँ ये डर रहा था और मैंने इसे देखा और ये डर रहा है, तो मैंने पूछा क्या हुआ है, तो मुझे कुछ कहता है ऐसे है। तो मां ने कहा लगता है ये डर गया है, पता नहीं क्या चीज को देख लिया है। रात हुई, सब बिस्तर के अंदर सो गए। दीपक आज दोस्तों के पास नहीं गया था। उसका दिल किया कि वो ऊपर छत पर चला जाए।
वो अपने घर की छत पर चला गया। अभी उसको लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मुंह से अजीबो गरीब सी आवाज निकाल रहा हो। वो एकदम से चौंक गया, अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने उठ के देखा, 7 वालों की छत से वो आवाज आ रही थी, लेकिन अजीब सा एक मंजर था। एक औरत, इसका मुंह छुपा हुआ था दुपट्टे में, वो इस अंदाज में छत पे गोल गोल घूम रही थी कि उसके हाथ और घुटनों के सहारे वो चल रही थी। जैसे बच्चा क्रॉलिंग करता है, हाथ और घुटनों के, या कोई बाप अपने बच्चे को घोड़ा बन के कहता है अपनी पीठ पे सवार कर लेता है, हाथ और घुटनों के सहारे चलता है, बच्चा खुश होता है। इस अंदाज में वो औरत हाथों और घुटनों के सहारे गोल गोल घूम रही थी। वो सारे सो रहे थे। वाहिद वो एक शख्स था जो छत पे था, तो उस घर के लोगों को भी देखा, वो भी सो रहे हैं। तो ये कौन है? इस औरत को तो इस घर के अंदर में नहीं देखा, जानता था वो उसके हमसाए हैं, उसको कभी, सारे घर वालों को पता था कि ये कौन है, उनके कोई रिश्तेदार आए हैं, कोई मेहमान आए हैं, कौन है ये, क्या कर रही है। उसको खड़ा देखता रहा, लेकिन उस औरत ने एक दफा अपने गर्दन को जब ऊपर उठा के देखा तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन चीख ऐसी घुटी घुटी सी चीख जो शायद घर के लोग सुन नहीं सके थे। रात बीत रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रात बीत गई। घर वाले उठ चुके थे। मां ने कहा, दीपक कहां है? वो ऊपर छत पे सोया होगा, जाओ उसको बुला कर लाओ, नाश्ता कर ले। दीपक को बुलाने के लिए जब ऊपर छत पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, दीपक अपनी चारपाई पे इस अंदाज में पड़ा है जैसे चारपाई पे इंसान सीधा सोता है। एक पांव वाली साइड होती है जहां पे आप पांव करके सोते हैं, दूसरी तरफ पे तकिया होता है, लेकिन वो इस तरह घूमा हुआ था कि आधा सर तकिया की, एक आधा धड़ जो टांगे थी, यानी चारपाई को अगर सीधा रख दिया जाए तो आप उसी अंदाज में सोएंगे, लेकिन आप इस अंदाज में घूम जाएं कि आपकी टांगे नीचे की तरफ हो जाएं और सर भी नीचे की तरफ हो जाए, जैसे जमा का निशान हो बनाया जाता है। इस अंदाज में चारपाई थी, सीधी और जमा वाले अंदाज में वो उसके ऊपर पड़ा था कि उसकी टांगें एक साइड से नीचे लटक रही थी और उसका सर और सर के गर्दन, कुछ कंधों का हिस्सा दूसरी तरफ चारपाई पे लटक रहा था। हैं, ये कैसे सोया है पागल? दीपक, दीपक उठ। लेकिन दीपक की आंखें खुली हुई थीं, ऐसी आंखें जो कब की बुझ चुकी थीं, खुली होने के बावजूद वहीं पे अकड़ गई थीं, खौफ से खुली हुई। घर में चीखें गूंजने लगी। घर के बाकी लोग भी भागते ऊपर आए तो देखा दीपक उस चारपाई पे मुर्दा पड़ा हुआ है। दीपक मर चुका था। क्या हुआ कोई नहीं जानता था। सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के अंदर यह खबर आग की तरह फैल गई कि दीपक अपने घर की छत पे मुर्दा पाया गया है। कोई जख्म का निशान नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसकी आंखें गायब थी। वो खुली हुई आंखें जिसको देखते ही घर वालों ने चीखें मारी थी, जिसकी पलकें अपनी जगह पे रुक चुकी थी, लेकिन अंदर से आंखें निकाल दी गई थी। और जब उसके कपड़ों को हटाया गया तो पता चला जो वजूद ऐसे नजर आ रहा था कि कहीं पे कोई निशान नहीं है। उसके साथ तो इस बेदर्दी से उसको मारा गया था। खून क्यों नहीं कपड़े पे निकला ये कोई भी नहीं समझ सका था। जिसके वजूद को इस बेदर्दी से काटा जाए उसके तो पूरा जिस्म लहूलुहान हो जाना चाहिए, लेकिन उसके वजूद पर कोई खून नहीं था। गांव में एक खौफो हरास फैल गया। ये क्या हुआ है कोई भी नहीं जानता था। दीपक के बाकी तीनों दोस्त, क्योंकि वो तो मर चुका था, चौथा दोस्त गोविंद, हरिदान और लक्ष्य, वो भी अपने दोस्त की ऐसी बुरी हालत देखकर परेशान थे। उनकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। इस हद तक नहीं थी कि कोई उनके घर की छत तक पहुंच जाए और इस बेदर्दी से मार के जाए कि उसका खून तक भी वो अपने साथ ले जाए, कि कपड़ों तक पे खून ना निकल सके। ये हैरान कुन बात थी। गांव के लोग जहां सर पकड़कर बैठे इस वाकये को डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां वो तीनों दोस्त भी अपने दोस्त की जुदाई में जहां रो रो कर थक गए थे, वहीं पे वो परेशान भी थे कि दोस्त के साथ हुआ क्या है।
किसी को इस बात की समझ ना लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव में फिर एक वाकया हुआ। गांव की औरत अपने शौहर से बात करने के लिए ऊपर छत पे चढ़ी। उसका शौहर ऊपर छत पे सो रहा था और जैसे ही वो ऊपर छत पे गई तो जाते ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसने देखा छत की बिल्कुल कोने पे एक औरत बैठी है। उसने अपना सर छुपा रखा है और उसका शौहर सो रहा है। वो पहले तो यही समझी कि शौहर का कोई चक्कर ना हो, कोई मामला ना हो, क्या है ये औरत कौन है, शौहर सो रहा है। वो आहिस्ता से चलती हुई इस तरह गई कि औरत को पता ना लग सके कि मैं इसको देख सकूं, ये कौन है, ये क्यों बैठी है, मैं इससे पूछ सकूं तो मेरे शौहर के पास क्या कर रही है, तू कौन है। वो चलती हुई जब उसके करीब गई और उस औरत ने जो उसका झुका हुआ सर था जैसे ही ऊपर किया तो वो औरत जोरदार चीख मार के बेहोश हो गई। उसका शौहर जो पास ही लेटा था वो उसकी चीख से एकदम से जाग गया। घर के बाकी लोग भी जाग गए और उसको जब देखा तो वो नीचे बेहोश पड़ी है। उसको सारे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको होश नहीं आ रहा था। जैसे कैसे मुश्किलों से उसको होश तो आ गया, लेकिन वो बुखार में तड़प रही थी। 3 दिन तक मुसलसल उसको शदीद बुखार रहा, लेकिन उसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकल सका। उसको दवाई पिला देते चुप करके पी लेती, खाना खिला देते चुप करके खा लेती, लेकिन वो लफ्ज एक भी नहीं बोल पा रही थी। ऐसे जैसे बेजान सी, खौफजदा सी उसकी आंखें खुली हुई और किसी से एक लफ्ज भी ना कह सकी। ये दूसरा वाकया था कि वो ऐसी चुप सी उसको लग गई है कि वो अब पड़ी रहती है, खिला देते हैं, पिला देते हैं तो वो औरत खा पी लेती है, वरना खुद से नहीं मांगती, लेकिन बात नहीं कर रही। ये गांव में क्या हो रहा है। गांव के लोग मुख्तलिफ, इमाम साहब जो थे, नवाज साहब भी जिनको पीर माना जाता था, जो असल में तो एक शैतान था, जो एक मौलवी बना हुआ था, उसके पास भी गए कि ये गांव में क्या हो रहा है। उसने कहा आप लोग परेशान ना हो, मैं चेक करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मुझे पता लग जाएगा। अब वो तीनों दोस्त, हरिदान, गोविंद और लक्ष्य, अब वो बहुत कम मिल रहे थे, क्योंकि माहौल ये बन गया था, लगता था गांव के अंदर किसी आसेब का, किसी ऐसी चीज का, कोई ना नजर आने वाली बात का कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ हो चुकी हुई है कि जिसकी वजह से अब वो रात को कम ही महफिल करते थे। उस रात गोविंद तो अपने घर पे था, हरिदान और लक्ष्य वो दोनों बाहर निकले। काफी दिन हो गए थे घर से बाहर नहीं निकले थे, गोविंद से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने फैसला किया चलो यार हम ही कोई तरह बाहर चल के बैठते हैं, बीड़ी शीड़ी पीते हैं, यानी सिगरेट पीते हैं। वो दोनों दोस्त काफी देर तक बाहर बैठे रहे कि यार ये क्या हो रहा है, गांव को किसकी नजर लग गई है, पता नहीं गांव पे क्या कोई असेब आ गया है, कोई आत्मा आ गई है, पता नहीं क्या हो गया है। तो वो बोला लक्ष्य चल यार, हरिदान मुझे तो डर लग रहा है, तेरे कहने पे मैं आ तो गया हूं लेकिन सच्ची बात यह मैं बहुत डरा हुआ हूं यार, मुझे बहुत डर लगता है, रात हो रही है। उसने कहा यार अभी इतनी रात भी नहीं हुई और गांव वाले डर की वजह से जल्दी सो जाते हैं, लेकिन इतनी भी अभी रात नहीं हुई, हम तो कब कब तक बैठे रहते थे, बैठ यार। यार हरिदान मान ले मेरी बात, चल यार बस चलते हैं। अच्छा यार एक सिगरेट तो पी लें, चलते हैं। हरिदान ने एक नशे वाला सिगरेट पिया और लक्ष्य ने मना कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा। उसके बाद वो दोनों उठकर खड़े हो गए। वो चलते चलते अपने गांव के अपने उस रास्ते की तरफ से घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जहां वो बैठ के नशा करते थे थोड़ा सा दूर होकर बैठते थे। वो एक दरख्त के पास पहुंचे तो उस दरख्त के पास उनको एक औरत खड़ी नजर आई। वो तो एक नशे में धुत था। लक्ष्य जो था अभी होशो हवास में था, उसने नशे वाला सिगरेट नहीं पिया था। तो उस औरत ने जिसने अपना चेहरा ढांप रखा था, वो जब उसके करीब पहुंचे तो लक्ष्य डर गया और हरिदान नशे में धुत था तो एकदम से उससे बड़े प्यार से बोला, ए कौन है तू, तुझे किसका इंतजार है, बोल हम आगे हैं ना। तो वो जिसने अपना सर ढांप रखा था एकदम से बोली, हरिदान
चल बीड़ी ही पिला दे। तो एकदम से लक्ष्य, जो पहले ही डरा हुआ था, उस औरत को देख के भी डर गया था कि रात के इस पहर जहां मामलात खराब हैं, एक औरत जिसने दुपट्टे से, चादर से अपने सर को ढांप रखा है और खड़ी हुई है रात के इस पहर में, जहां पे गांव वालों के ऊपर एक खौफ सा सवार है। वो तो रुकना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो जो नशे में धुत था वो इसलिए रुक गया था कि आदत से मजबूर था। औरत उसकी कमजोरी थी, औरत तो लक्ष्य की भी कमजोरी थी, लेकिन इस वक्त वो डरा हुआ था। और जब उसने कहा, हरिदान नाम लेके कहा, तो लक्ष्य और डर गया। उसी वक्त उसने उसको जोर से पकड़ा और खींच लिया। रुक मत, चल चल। हरिदान कहे, यार रुक, मुझे उससे बात करने दे। तू नहीं रुकेगा। उसको घसीटता हुआ ले गया। उसने पीछे मुड़ के देखा, वो औरत उसी तरह खड़ी हुई थी। वो चलते हुए जब आगे गए तो हरिदान ने उसे नशे की हालत में कहा, वो यार शिकार हमें खुद बुला रहा था, एक सिगरेट पिला देते, पक्का उसको भी नशा करा देते और उसके बाद हम जश्न मनाते, रंगरलियां मनाते। उसने कहा, तेरा दिमाग खराब है, तू नहीं जानता कि हालात क्या हुए हैं गांव के अंदर। मैं तुझे किस लिए उठा के लाया हूं, वहां से हालात ठीक नहीं है और ऊपर से एक औरत, वो भी रात के टाइम इस वक्त खड़ी है। सारी दुनिया डरी हुई है, गांव के लोग डरे हुए हैं, वो औरत को डर क्यों नहीं लग रहा? तेरा दिमाग खराब हो गया, चल। जब वो दोनों चलते चलते तकरीबन गांव के बिल्कुल सामने ही पहुंच गए तो उनने देखा बिल्कुल उनके रास्ते के दरमियान में वही औरत उसी तरह चादर से सर को छुपाए रास्ते के बिल्कुल दरमियान में खड़ी है और उसने अपना हाथ ऐसे आगे किया हुआ है। और जैसे ही उन दोनों की उस पर निगाह पड़ी, हरिदान के मुंह से फिर हवस टपकने लगी और लक्ष्य तैयार हो गया दौड़ने के लिए। कि उसी वक्त उसने कहा, हरिदान इसको जाने दे, चलना, तू और मैं आज बीड़ी पिएंगे। लक्ष्य भागना चाहता था, लेकिन उसने कहा, यह गलत होगा, यह पहले ही नशे में धुत है, मेरा दोस्त है, इसको इस तरह छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। उसने उसको इस तरह जोर से पकड़ा और दौड़ने वाले अंदाज में, क्योंकि अब घर तो सामने आ गए थे। एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जो पीछे थी वो इतनी जल्दी कैसे उनके आगे चल गई। ये तो वही औरत थी जिसको पीछे वो छोड़ के आए थे। हरिदान तो धुत था, उसको तो समझ नहीं आई, लेकिन वो अपने दोस्त को जबरदस्ती पकड़ के जैसे कैसे उसके घर के दरवाजे तक ले गया। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो डर गया था और उसने दरवाजा पीटा, उसको घर दाखिल किया और भाग के अपने घर चला गया। जब सुबह हुई तो यह खबर उनकी मुंतजर थी, हरिदान मर चुका था। हरिदान की गर्दन उसकी धड़ से अलग पड़ी थी। गांव में कोहराम मच गया। खौफ व हरास तो पहले था, एक और इतना बड़ा वाकया हो चुका था कि वो नौजवान जिसको उसका दोस्त घर तक छोड़ के गया था, हां वो नशे में धुत था, लेकिन ये क्या, उसके घर वालों ने उसको रिसीव कर लिया, वरना तो खुद ही चला जाता था। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसने उनके घर वालों के हवाले किया। अपने घर जाके सो तो गया, लेकिन वो खौफजदा था, वो डरा हुआ था। और सुबह जब उसको भी इतला मिली, वो अपने दोस्त हरिदान को देखने के लिए पहुंचा तो लक्ष्य ने देखा कि वो चारपाई पे इस तरह पड़ा है कि जैसे अपने बिस्तर पे सोने के लिए लेटा था, लेकिन वहीं पे किसी ने जोरदार वार करके उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। ये बहुत नामुमकिन होता है। इंसान की गर्दन की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसको तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और कोई इतना ताकतवर था कि उसने कितने वार किए कि वो चीख भी ना सका। इंसान की गर्दन पे पहला भी वार किया जाए तो इंसान चीखता है, चिल्लाता है, आवाजें निकालता है, खरखरे से आवाजें आती हैं। इतनी खामोशी से तो ये काम नहीं हो सकता, लेकिन वो सब कुछ ऐसे खामोशी से हुआ था कि घर वाले सोते रह गए, उनको पता तक ना चल सका। और हरिदान, जिसके साथ क्या हो रहा था कोई नहीं जानता था। सुबह पता चला, जिसका वजूद ठंडा हो चुका था। गर्दन जो हिस्से से कट गई थी, धड़ से खून बह बह के जमीन पे जम गया था। अब एक खौफ की फिजा, एक ऐसी फिजा जहां वो दोनों दोस्त गोविंद और लक्ष्य बच गए थे, जो अपने इस दोस्त को, पहले एक दोस्त को मरता देख चुके थे और अब हरिदान की मौत इस तरह देख के वो परेशान थे। एक को छत पे इस तरह मारा गया था। औरत अभी तक जिसने कुछ देखा था, कोई नहीं उसके बारे में जानता था। उसको भी क्या है, क्या इस घर के ऊपर, इस गांव के ऊपर किसी आफत का, किसी बला का साया आ गया है। नवाज जिससे पता किया गया था, वो अभी तक, मौलवी नवाज, इस चक्कर में था, मैं बताता हूं।
उन्होंने बाकी लोगों से भी जो राब्ता कर सकते थे इधर उधर के लोगों से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। कोई कुछ कह देता, किसी आत्मा का साया हो गया है, किसी जिन का साया हो गया है, किसी शैतान का साया हो गया है, जिन्नात के कबीले का मसला, कोई कुछ से कुछ कहता, लेकिन मामला हल नहीं हो पा रहा था कि मामला हल कैसे हो। दूसरे दोस्त की मौत के बाद जब गोविंद और लक्ष्य मिले तो लक्ष्य ने गोविंद को वो सब बता दिया जो रात को उसके साथ हुआ था। लक्ष्य इतना डरा हुआ था कि जब सुबह उससे पूछा गया कि रात क्या हुआ था, तो उसने वो औरत वाली बात कि हम वहां बैठे थे, और उसने बता दिया कि हम वहां पे बैठे थे तो इसने नशा किया। मैंने इसे कहा ना कर, लेकिन वो माना नहीं। मुझे भी कहता रहा मैंने नहीं किया, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती ले आया। वो औरत वाली बात इसलिए स्किप कर गया, छुपा गया कि मैंने बताया अगर औरत वाली बात का तो मेरे ऊपर कुछ सवाल जवाब ना खड़े हो जाएं, वो औरत मुझे ना पकड़ ले, क्योंकि उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, मुझे तो जाने दिया, उस रात उसको मारा है, मेरे साथ कुछ ना हो जाए। उसने ये बात गोविंद को बता दी कि गोविंद, असल बात यह है, वहां पे एक औरत खड़ी थी, उसका चेहरा मैं नहीं देख सका। मैं इसको लेकर दौड़ता हुआ आगे आ गया, और जब आगे वो खड़ी थी उसने अपना हाथ किया हुआ था कि मुझे बीड़ी पिलाओ। मैं इसको घसीट के घर ले गया और मैंने लोगों को नहीं बताया। उसने कहा तूने बहुत अच्छा किया, पता नहीं वो क्या चीज़ है क्या नहीं, तुझे बताना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है उसी बला ने मारा है जो बला रास्ते में खड़ी थी। यार इसका मतलब है हमारे गांव में वो कोई बला आ गई है, लग यही रहा है। तो एक काम कर, जब तक इस बला का कोई मसला हल नहीं होता तू भी घर से कम निकला कर, मैं भी घर से कम निकलूंगा। अब वो घर से वो क्या, पूरा गांव जब शाम होने लगती तो इतना खौफ व हरास फैल जाता कि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते और घरों के दरवाजे को बंद कर लेते कि वो बला किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। गांव के एक और बूढ़े ने रात को, क्योंकि अब बाहर कोई भी नहीं सोता था, सब अंदर सोना शुरू हो गए थे, लेकिन उस रात उस बूढ़े ने जिद की कि कुछ नहीं होगा, गर्मी लग रही है, मुझे बाहर सोने दो। वो जबरदस्ती बाहर सो गया सहन में, लेकिन सहन में उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। जब घर के लोग जाग के उसके पास आए, पूछा क्या हुआ है, तो उसने बताया कि वो जो सामने वाली छत है, उस छत के ऊपर मैंने किसी को बैठे हुए देखा है। एक औरत बैठी हुई थी जिसने अपना सर छुपा रखा था। मेरी आंख खुली तो मैंने कहा मेरी आंख क्यों खुली है, तो मेरी आंख खुलते ही मेरी निगाह सामने की तरफ पड़ी, तो मैं एकदम से चौंक गया कि घर की औरत रात के इस पहर छत पे इस तरह कैसे बैठ सकती है कि पांव उसने नीचे की तरफ लटकाए हुए हैं, और जिस तरह कोई एक छत के किनारे पे पांव लटका के बैठ जाता है, इस तरह तो कोई दिन को भी नहीं बैठता कि नीचे ना गिर जाए। जैसे पहले बचपन में बच्चे किसी दीवार पे चढ़ के बैठते थे टांगे लटका के, ऐसे ही टांगे लटका के वो कमरे की छत पे कोई औरत बैठी है और उसने चादर से अपना मुंह भी छुपा रखा है। बुजुर्ग परेशान हुआ कि ये कौन है। उसने कहा कौन है तू, और वो कहता है जैसे ही मैंने कहा कौन है तू और यहां क्या कर रही है, मैंने उससे जैसे ही पूछा है तो उसी वक्त वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई है। मुझे यकीन नहीं आया गायब हुई है, मैंने कोई ख्वाब देखा है या मेरा वहम है कि उसी लम्हे मैंने देखा। मेरी गर्दन उसी तरफ ही थी, मैं देख रहा था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ कोई मेरे सर के पीछे खड़ा है। ये एहसास होते ही मैंने जल्दी से गर्दन को मोड़ा और जब पीछे की तरफ देखा तो वो औरत उसी तरह सर छुपाए मेरे पीछे खड़ी थी कि मैंने जोर जोर से उसके बाद चीखना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। आप लोग आए और आप लोगों के अब होश दिलाने पे मुझे ये बातें याद आ रही हैं, मैंने ये देखा है। उधर लक्ष्य अब अपने घर से नहीं निकल रहा था। वो वैसे ही एक डरपोक सा इंसान था। घर वाले वैसे भी अपने अपने बेटे बेटियों को सबको मना कर रहे थे कि शाम अंधेरा फैलते ही घरों से बाहर कोई ना निकले। मर्दों को भी कहा गया था, बूढ़ों को भी कहा गया था। गांव की वो जो एक पंचायत लगती थी, गांव के वो तमाम लोग जो एक जगह पे इकट्ठे होकर दिन सारा दुख सुख बांटते थे, वो अब भी लगती थी, लेकिन रात को नहीं, शाम से पहले पहले, अंधेरा होने से पहले पहले वो उस जगह इकट्ठे होते और एक दूसरे से पूछते कोई और वाकया क्या करें, सर जोड़ कर बैठते, इसका हल कैसे निकालें। जो हल निकल ही नहीं पा रहा था, वो महफिल
अंधेरा होने से पहले बर्खास्त कर दी जाती और वो अपने घरों को चले जाते। समझ किसी को भी नहीं आ रहा था। उधर लक्ष्य घर में ही वक्त गुजार रहा था। दिन को वो बाहर निकलता, लेकिन शाम से पहले पहले वो घर आ जाता। एक रात उसको बेचैनी सी महसूस हो रही थी। घर के लोग खाना वगैरह तकरीबन खा चुके थे। अब सोने की तैयारी हो रही थी। लक्ष्य भी खाना खा चुका था। खाना खा के वो छत की तरफ जाने लगा। मां ने पूछा, कहां जा रहा है? कहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, मुझे छत पे जाना है। मां बोली, तुझे नहीं पता हालात कैसे हैं? रात हो गई है, घर में है, ऊपर मत जा। पता नहीं वो डाइन है, कोई बला है, क्या चीज है जो ऊपर फिर रही है, और तू पागल है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। उसने कहा, मुझे हवा लेनी है, मेरा दम सा घुट रहा है। मां ने कहा, अच्छा जल्दी से नीचे उतरा। उसने कहा, हाँ बस अभी आता हूं। मां को कहां बेचैनी आ सकती थी। बेटे को उसने उतारना ही था कि चलो यार, उसका अगर दिल घबरा रहा है 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट ऊपर गुजार ले, उसके बाद उसको आवाज दूंगी। 5 मिनट गुजरे होंगे, मां के दिल के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हुई, किधर चला गया। उसने कहा, लक्ष्य लक्ष्य नीचे आ जा। मां आवाजें देने लगी। लक्ष्य ने कोई जवाब ना दिया। मां परेशान हो गई, फौरी तौर पे ऊपर की तरफ गई कि आवाज क्यों नहीं सुन रहा, क्या हुआ है। मां सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही छत पे पहुंची है तो क्या देखती है, उसका बेटा लक्ष्य छत के कोने पे खड़ा है, इस अंदाज में जैसे नीचे छलांग लगाने वाला हो। मां ने फौरी उसको आवाज दी, लक्ष्य क्या कर रहा है ये, तू पागल हो गया, नीचे गिर जाएगा। वो उसी तरह खड़ा रहा। लक्ष्य मैं तुझसे कह रही हूं। जल्दी से मां उसके पीछे दौड़ी कि इसको जाके पकड़ूं कि पागल तो नहीं हो गया। मां जैसे ही उसके करीब गई, मां ने ऐसा देखा जैसे बेटा खुद से ना झुका हो, किसी ने उसको झटका दिया। उसकी कमर ने ऐसे झटका लिया जैसे किसी ने उसको धक्का दिया हो। खुद से नहीं, खुद से जाता है इंसान तो अपनी बॉडी को पहले नीचे गिराता है या कूदने वाला अंदाज अपनाता है। उसको बकायदा लगा जैसे धक्का उसको लगा हो, कमर पे किसने जोर से हाथ से धक्का दिया हो। झटका उसने लिया और नीचे गिर गया। शुक्र है नीचे इस अंदाज में गिरा कि उसका सर जमीन पे, कच्ची जमीन थी, बच गया, उसको चोटें नहीं आई। वो कुछ देर गिरा और ऊपर से मां चीखना शुरू हो गई, लक्ष्य लक्ष्य तू ठीक है। बाहर घर वालों को भी आवाजें देना शुरू हो गई, लक्ष्य नीचे गिर गया है, लक्ष्य नीचे गिर गया है। मां ने देखा कि लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा हुआ है और उसने दौड़ लगा दी है। मां परेशान कि ये पागल हो गया, ये किधर जा रहा है दौड़ता हुआ। मां जल्दी से नीचे उतरी, घर वालों को जगाया, मोहल्ले वाले में भी आवाज पहुंच गई, क्या हुआ है, क्या हुआ है, लक्ष्य को बचाओ, लक्ष्य को किसने धक्का दिया है, वो नीचे गिर रहा है और वो भागता हुआ जा रहा है। अब गांव वाले भी परेशान हो गए, मजबूरी थी, बचाना तो था बच्चे को। डंडे सोटे लालटेन उठाए गांव वाले भी। जिस तरफ से वो गिरा था और जिस तरह वो भागता हुआ गया था, उसके पीछे उसी तरह जाना शुरू हो गए। भागते 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 वो एक जगह पे पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, लक्ष्य जमीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे अभी अभी उसको किसी ने कत्ल किया हो और उसकी गर्दन भी धड़ से काट दी हो, और उसके धड़ में से ऐसे ताज़ा खून बह रहा था जैसे अभी अभी ही गर्दन को काटा गया हो। तो गांव वालों ने कहा, हम सारे मौजूद हैं, आखिर हमें कब तक छुपना है, कुछ ना कुछ हल तो करना है। इसका मतलब है जिसने भी मारा है वो कहीं दूर नहीं गया, अभी यहीं कहीं मौजूद है और हम सारे इकट्ठे हैं, अलग अलग कोई भी ना हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, ढूंढो उसे, हमारे हाथ में डंडे भी हैं, उसको मार डालो, वो ज़्यादा दूर नहीं गया। वो गाँव के लोग खौफजदा होने के बावजूद इधर उधर फैल गए, ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पे कोई वजूद ही नहीं था। वहीं पे एक अक्लमंद बूढ़े ने कहा, बूढ़ा तो नहीं था तकरीबन, मतलब उनमें से सबसे बड़ी उम्र का था, जो आ गया था डंडा लेके। उसने कहा, इधर आओ, ये देखो, ये कच्ची जमीन से भागता हुआ आया है, ये सारे इसके पांव के निशान हैं, है ना? हाँ, और जहां पे ये मरा है यहां पे इसके पांव के निशान आके खत्म हो गए हैं। लेकिन एक बात और गौर तलब है, जिसने मारा है उसके पांव के निशान कहां हैं? ये कच्ची सड़क थी, जमीन जिससे ये भागता हुआ आया है, पीछे जमीनें थी घर की, कच्ची जमीन थी, उसमें पानी लगा हुआ था, तो उस कच्ची जमीन में भागता हुआ गया, पांव के निशान बन गए। तो अगर कोई मारने वाला इसको आया है तो उसके भी तो पांव के निशान होने चाहिए, किसी रास्ते से आया होगा और मारने के बाद वापस भी किसी तरफ गया है। ऐसा नहीं है
कि वो लक्ष्य के पांव के ऊपर पांव रखता हुआ गया है। अगर एक पांव का निशान जमीन में बन चुका है कच्ची जमीन पे, आप उस पर दूसरा पांव रख देंगे तो पता चल जाएगा कि पहला पांव ये था, उस पर दूसरा पांव ये है। वो भी बिल्कुल सही थे, उस पर किसी ने पांव नहीं रखा था, लेकिन कहीं पे कोई पांव मौजूद नहीं थे। सब परेशान, ये क्या हुआ है। खबर पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर जो घर बने हुए थे वो भी अगली सुबह पहुंच गए। उस बच्चे की लाश को भी इस अंदाज में देखा गया। 3 दोस्त मारे जा चुके थे। अब सबसे ज्यादा खौफ गोविंद को था। गोविंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके 3 दोस्त मारे गए हैं तो उसको पता था अब आखिरी नंबर उसका है। इन तीनों दोस्तों में सबसे थोड़ी सी बड़ी उम्र का भी गोविंद था। मशवरा भी यही देता था। यूं समझ लीजिए इन दोस्तों को चलाने वाला गोविंद था। गोविंद की बात तीनों दोस्त मानते थे। तीनों दोस्त मारे जा चुके थे। गोविंद को लगा कि जैसे अब मौत उसकी मुंतजिर है। 2-3 रात तो वो अपने घर से दिन को भी और रात को भी ना निकला। लेकिन एक रात वो अपने घर के अंदर ही था, कमरे के अंदर जहां फैमिली के बीच में सोता था, डर की वजह से कहीं उसका नंबर ना आ जाए, कि उसको महसूस हुआ घर के दरवाजा जो बंद हुआ है उसके बाहर कोई टहल रहा है। उस साए को टहलते हुए देखा जिसको वो क्लियर नहीं देख सका, लेकिन उसको लगा कि कोई बाहर है। तो उसने वहीं पे डरते डरते पूछा, कौन है बाहर, कौन है। तो घर वाले भी जाग गए कि क्या हुआ है। उसने कहा कोई बाहर टहल रहा है। वो तो डर के बाहर नहीं निकला, लेकिन घर वालों ने खोल के दरवाजा बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा तेरा वहम है, कोई भी नहीं है। लेकिन जिसके अंदर खौफ आ चुका हो, मौत का खौफ, उसको बहुत सारे इशारे ऐसे लगते हैं जैसे मुझे वाज़े इशारे मिल रहे हैं। वो रात भी खौफ के मारे उसकी कट तो गई, लेकिन दिन को वो सोता रहा। अब वो रात को जागता था। उसकी हालत ये हो गई थी। अगली रात फिर से उसने साये को बाहर उसी तरह देखा। फिर से उसने जोर जोर से कहा, कौन है बाहर, कौन है। घर वालों को जगाया। घर वालों ने उठ के देखा, बाहर कोई भी नहीं। घर वालों ने कहा तुझे वहम हो गया है, क्या हो गया है तुझे, कुछ भी नहीं है बाहर। मां ने कहा लेकिन हो सकता है ये सही कह रहा हो, क्योंकि बाहर दूसरी रात है, ये देख रहा है, क्या पता कोई हो। उसकी मां ने फैसला किया अगली रात वो भी जागेगी। उसकी मां भी अगली रात जागती रही, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। उसी लम्हे मां जब दरवाजे के पास थी और बेटे की बोलने की आवाज आई, कौन है बाहर, कौन है। उसी वक्त मां बाहर की तरफ ही देख रही थी। मां ने देखा बाहर तो कोई भी नहीं है। समझ गई बेटे को वहम हो गया है। उसे कहा, नहीं, आज मैंने जान के रात जाग के गुजारी है, शायद कोई बाहर हो, तुझे वहम हो गया है, कोई भी नहीं है। तुझे मौलवी साहब के पास जाना चाहिए, तुझे इमाम साहब के पास जाना चाहिए। वो कह रही थी कि मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनके पास जाओ। लेकिन तीसरी रात जब मां ने बाहर देखा था कोई भी नहीं है, गोविंद ने पता नहीं क्या देखा था, उसका चेहरा उड़ गया था। वो बहुत खौफजदा हो गया था। सारे पूछते रहे क्या हुआ है। मां ने कहा बाहर तो कोई भी नहीं था। गोविंद क्या हुआ है। गोविंद को चुप सी लग गई। गोविंद डर सा गया। गोविंद ने किसी को नहीं बताया, लेकिन खौफजदा हो गया। और अगले दिन वो सीधा अपने दोस्त के मां को बता के कि मैं नवाज के पास जा रहा हूं। मां ने कहा हाँ, तू इमाम साहब के पास चला जा, जो मस्जिद के इमाम साहब है उनके पास जा, नवाज से कुछ नहीं होगा। उसने कहा नहीं, नवाज जानता है बहुत कुछ, नवाज के पास कुछ होगा, मैं कुछ नवाज को कहता हूं, हो सकता है मैं नवाज के पास ही रुक जाऊं। मां ने कहा घर आ जाना। उसने कहा नहीं, मैं उसी के पास रुकूंगा, मुझे डर लग रहा है। वो नवाज के पास चला गया। मां का दिल धड़कता रहा। वो रात सारी परेशान रही कि सुबह सब खैरियत हो। पता नहीं क्यों रात को मां सो तो गई, लेकिन 12-1 बजे करीब उसकी आंख खुल गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे मां का दिल मां का होता है, जैसे उनको इशारा मिल जाता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो घर वालों से बोली, मुझे गोविंद के पास ले चलो। वो नवाज के पास गया है, प्लीज मुझे गोविंद के पास ले चलो। घर वाले कह रहे हैं क्या हो गया है। वो बच्चा थोड़ा है, जवान है, नवाज के पास गया है, नवाज बड़ा पहुंचा हुआ है, कई लोग उससे शफायाब हुए हैं, पहुंचा हुआ बंदा है, अमल जानता है, जादू जानता है, परेशान मत हो, वो महफूज है वहां पे। लेकिन मां की किसी ने ना सुनी और मां कहती रही। और जब सुबह हुई तो पता चला, एक चीखो पुकार मच गई। नवाज और गोविंद दोनों की उल्टी लटकी हुई लाशें मिली थीं। इस तरह की लाशें के जिस्म के आज़ा काट दिए गए थे।
उनके हाथ, पांव और जिस्म के नाजुक आज़ा काट दिए गए थे और उसके जिस्म को, गर्दनों को नहीं काटा गया था। उन दोनों को इस तरह छुरियों के वार करके जैसे कोई मारता है कि उनके पेट को चाक करके पेट के अंदर जितनी भी वेन्स होती हैं, जितना भी मटेरियल होता है, वो सब निकाल के नीचे फेंक दिया था। उनके पेट अंदर से खाली हो गए थे, पेट के अंदर की तमाम चीज़ों को बाहर फेंक दिया गया था। आंतें, छोटी बड़ी जो कुछ भी अंदर था वो सब बाहर लटक रहा था और कुछ जमीन पे पड़ा था। यहां तक कि उसका दिल और जिगर भी निकाल के जमीन पे फेंक दिया गया था। और उन दोनों की आंखें खौफ से इतनी बुरी थीं कि सब ऐसे खौफजदा हो गए कि उससे पहले कोई खौफजदा नहीं हुआ था। अब यह खबर कहां पे छुप सकती थी? उस गांव पे पहले ही आफत आ चुकी थी, पहले कई इस तरह के केस आ चुके थे कि यह खबर शहर के अखबारों तक भी पहुंच गई कि एक ऐसा गांव है जिसके अंदर ऐसे कत्ल हो रहे हैं, ऐसे बेदर्दी से कत्ल हो रहे हैं कि उसका कोई समझ नहीं आ रहा, उसका कोई सर पैर नहीं मिल रहा। अब पुलिस भी वहां पे पहुंच गई, तफ्तीश की गई, जो कुछ देखा गया कुछ भी उसका कोई सुराग ना मिल सका, किसी को भी कुछ पता नहीं था। यहां तक एक वही औरत थी जिसने देखा था, अब उसकी बोल चाल बंद हो गई थी, वो बोलती नहीं थी। उससे भी पूछा गया तो वो क्या जवाब देती, वो तो बोलती ही नहीं थी। गोविंद के वालिद जो एक टांग से माजूर हुए थे, टांग जोड़ी तो गई थी लेकिन लंगड़ा के उन्होंने कहा था चलेंगे, उनके साथ हुआ था, देखा उन्होंने भी कुछ नहीं था, शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने कहा था मेरी टांग किसी ने पीछे से पकड़ी है, लोगों का कहना था ये पीते भी हैं। दादा उनके का बताया गया कि दादा इस तरह गिराए गए थे, सुराग कहीं से भी ना मिला। लेकिन गांव में एक खौफ व हवास, ऐसा खौफ व हरास फैलाया हुआ था, जो चीज भी थी, बला थी, चुड़ैल थी, आत्मा थी, जिन था, किसी को कुछ समझ ना आया। बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस गांव पे एक आफत आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिससे लोग बहुत तंग थे। दूर दराज के गांव में भी जाके वो चोरी चकारी और बहुत सारे गलत काम करते थे। ये चारों दोस्त जो मारे गए थे ये भी बहुत औबाश किस्म थे, बुरी आदत के मालिक थे। तकरीबन कुछ अरसे तक गांव में बिल्कुल खामोशी छा गई। ऐसा लगता था आहिस्ता आहिस्ता खौफ दूर हो रहा है। वो जो जहनों पे खौफ सा सवार था अब वो कम हो रहा था, क्योंकि उसके बाद किसी के साथ कुछ नहीं हुआ था। गांव वालों को लगा जैसे उस बला ने अपना बदला पूरा कर लिया हो और अब वो चली गई हो। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। लोग रातों को भी थोड़ा सा निकलना शुरू हो गए। वो जो एक महफिल सी लगती थी गांव वालों की, आपस में बैठ के दुख सुख बांटते थे, वो लोग भी बैठना शुरू हो गए और लगा जैसे आफत टल गई है। कि वहीं पे अब गांव की लड़कियां भी जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बाकी लड़के भी जो डरे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू हो गए। वहीं पे गांव की एक लड़की जिसका नाम था कमाला, कमाला रात को अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि उसकी आंख खुल गई। उसको प्यास लगी। ये लोग उस वक्त कुएं से जाकर पानी भर कर लाते थे। उसको प्यास लगी, वो पानी पीने के लिए गई तो देखा पानी खत्म हो चुका है। उसको याद आया कि हाँ रात तो पानी खत्म हो गया था, अब क्या करूं। उसको शदीद प्यास लगी। वो काफी देर सोने की कोशिश करती रही कि सुबह तक गुजारा कर लूं, लेकिन प्यास थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कि जब सुबह ही सुबह उसने देखा कि अब बस सुबह होने ही वाली है, प्यास से बुरा हाल है, उसने मटका सर पे उठाया और पानी भरने के लिए चल पड़ी। माँ ने पूछा कहाँ? उसने कहा शदीद रात से प्यास लगी है, नींद नहीं आ रही थी और मैं पानी भरने जा रही हूं। मैंने कहा हाँ इस वक्त रश भी नहीं होगा, जा भर ला। वो पानी भरने के लिए गई। वहां पे कोई रश नहीं था, लेकिन एक औरत सर को छुपाए बैठी थी। कमाला ने जाके जब देखा वो औरत बैठी है तो उस औरत ने कहा चली जा, जान बचा और चली जा। कमाला उससे बोली तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे कहने की कि जान बचा? तू होती कौन है? कमाला तो एक लड़ाकी, बदमिजाज, अयाश तबीयत, हर तरह की लड़की थी, वो कहां सुनने वाली थी। उसने कहा तेरी जुर्रत कैसी हुई है? उठ यहां से, नहीं तो तुझे ऐसा यही मटका उठा के तेरे सर में मारूंगी। उसको तो गुस्सा आ गया कि कोई ऐसे धमकी देगा। वो थी अक्कड़ मिजाज। लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी, चेहरा तो उसका अभी तक छुपा हुआ था, और उसने उठा के पटखा इतने जोर से
कि कमाला उड़ती हुई दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। मां जब काफी देर इंतजार करती रही, कमाला ना आई, तो घर वालों को भेजा, कमाला को देखकर आओ, इतनी देर हो गई, उसको आ जाना चाहिए। वहां गए तो कमाला बेहोश पड़ी हुई थी। कमाला को उठाकर लाए, उसको होश में लाया गया तो वो इतने तेज बुखार में तप रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। 3 दिन तक उसको मुसलसल बुखार रहा। 3 दिन के बाद जब उसका बुखार ठीक हुआ तो उसके अंदर हाजिरी हो गई। उसके अंदर एक औरत की हाजिरी हुई और उस औरत ने कह के लगाते हुए कहा, मां और घर वाले जो हर वक्त उसकी सेवा कर रहे थे देख रहे थे कि उसके हाथ पांव एकदम से मुड़ना शुरू हो गए। जो बिस्तर पे लेटी हुई थी उठ के बैठी, और उठ के जैसे ही बैठी उसके हाथ और पांव टेढ़े होना शुरू हो गए, गर्दन उसकी टेढ़ी होनी शुरू हो गई और उसका मुंह भी एक तरफ से टेढ़ा हो गया। और उसने हाथ पांव टेढ़े करके टेढ़े मुंह के साथ मां को इस तरह घूर के देखा कि मां भी परेशान हो गई। उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी और उसके अंदर से एक औरत बोली, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ, आखिरी बदला रहता है, हर उसको खत्म करना है जो गुनहगार है, जो बुरा है, उन सबको मैंने मार देना है और वो मेरा आखिरी बदला होगा। तो हम गांव के लोग समझ बैठे कि मैं चली गई, मैं तो बदले की आग में जल रही हूं, मैं कहां से चली गई। ठंडे कलेजे को ठंडक पड़ी थी, लेकिन अभी तो कई गुनहगार बाकी हैं, उनका मैंने सफाया करना है। और उसके बाद उसने जोर जोर से कह के लगाने शुरू कर दिए। ये खबर कहां छुपनी थी, गांव के लोगों को भी खबर पता चली। वो वैसे भी इयादत के लिए आते थे, कैसी उसकी हालत है। जब से पता लगा था वो बेहोश हो गई है और जब पता लगा उसके अंदर हाजिरी हो गई है तो सारे परेशान हो गए। अब वो जो हाजिरी थी कोई कुछ भी ना कर पाया। नवाज से पहले वो जाते थे, तवीज शवीज ले आते थे, उसको बुलाते थे, वो खुद मर चुका था। इमाम साहब को बुलाकर लाए, मस्जिद के इमाम साहब आए, उन्होंने आके बच्ची पे दम किया, पानी दम के वक्त कहा इसको पिलाएं, उसने पीने से इनकार कर दिया। इमाम साहब काफी देर पढ़ते रहे, उससे ये फायदा हुआ, पानी कहती है अगर इसको पिला दें तो फायदा हो जाएगा। पानी तो ना पिलाया जा सका, लेकिन पढ़ने से वो एकदम से सो गई और जब सो के उठी वो ठीक थी। इमाम साहब ने जो पानी दम करके दिया था वो उसको उन्होंने पिला दिया। लेकिन जैसे ही रात हुई फिर से कमाला के अंदर हाजिरी हो गई और जैसे ही उसके अंदर हाजिरी हुई तो घर वाले सारे जाग गए, क्योंकि वो चीखो पुकार कर रही थी, हाथ पांव उसके उस तरह मुड़ गए थे और बहुत बुरे अंदाज में उसके अंदर हाजिरी हुई थी। और उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। मां जल्दी से एक चादर लेके भागी उसकी तरफ कि उसके वजूद को, उसने कमीज सारी फाड़ दी थी कि ये तो घर में और लोग भी मौजूद हैं, बाप है, कई लोग हैं, ये तो वजूद उसका सब देख रहे हैं। मां ने चादर डोलने की कोशिश की, उसने एक हाथ मारा मां को, मां उड़ती हुई ऐसे दूर जा गिरी कि मां बेहोश होते होते बची। उसके हाथ में इतनी ताकत थी कि मां काफी दूर जाके गिरी और वो नंगा वजूद जो उसने कमीज उतार दी थी उसने वहीं पे कह के लगाने शुरू कर दिए। घर में जितने भी लोग थे वो शर्म के मारे मुंह छुपा रहे और वो कह के लगा रही। वो सारे सर पकड़ कर बैठे रहे। आवाजें साथ वालों के घरों में भी जाती, लेकिन किसी को आने इसलिए नहीं दिया, उसकी तो हालत ऐसी है, कपड़ों के बगैर, शलवार सिर्फ पहन रखी है। कितनी ही देर वो इसी तरह कह के लगाती रही और इसी तरह उछलती रही कि यहां तक कि वो सो गई। जब सो गई तो फिर से उसके ऊपर चादर डाली और जब सुबह होश में आई तो उसको कमीज पहनाई गई। लेकिन कारी साहब को जब बुलाया गया वो चुप से थे, पढ़ाई करते पढ़ते, लेकिन खामोशी छा जाती। उस वक्त उसकी जो हालत होती उस वक्त तो वो नॉर्मल हो जाती, बेहोश हो जाती, सो जाती, लेकिन जब होश में आती फिर से पहले की तरह होती। किसी को अब कुछ समझ नहीं आ रही थी इसका क्या करें। लेकिन अब उसकी हालत यह होती जा रही थी, जब भी उसके अंदर हाजिरी होती वो फौरी तौर पे अपनी कमीज और अपनी शलवार उतार देती
और सीधा बाप के सामने जाकर खड़ी हो जाती और ऐसी गलीज हरकतें करती कि बाप का सर शर्म से झुक जाता। बेटी को ऐसी हालत में देख के, जिसके कपड़े वजूद पे कोई कपड़े नहीं, वो ऐसी हरकतें कर रही हो तो बाप की क्या हालत होगी। मां भागती कुछ करने के लिए, लेकिन मां डरती थी कि ये तो मारेगी और उड़ती हुई जाके गिरेगी। भाई बेचारा खुद से परेशान। बाप भी अच्छा था, भाई भी अच्छा था, मां भी अच्छी थी, लेकिन इसको किसकी नजर लग गई थी कोई नहीं जानता था। अब वो ये करती कि अक्सर अपने कपड़े फाड़ देती और बाप के या भाई के सामने ऐसी ऐसी गलीज जिस्म के साथ हरकतें करती कि वो शर्म से मर जाते। तभी बाप ने और भाई ने यही फैसला किया, इससे तो बेहतर है हम इसको खुद ही मार दें, क्योंकि अब हालात इतने खराब होते जा रहे थे कि वो बात हमसायों तक पहुंच गई और दूसरे घरों में भी पहुंच गई थी कि कमाला तो अपने कपड़े फाड़ के ऐसी गलीज हरकतें करती है कि सर शर्म से झुक जाता है। उसकी जो एक जगह पे मंगनी हो चुकी थी, जहां पे उसकी शादी होनी थी, वो उन्होंने भी शादी तोड़ दी और सबने कानों को हाथ लगाया कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो पहले तो घर तक मौजूद थी, जिसको पकड़ने की कोशिश करते कि बाहर ना निकले। तो एक दफ़ा जब बाप और भाई उसको पकड़ने के लिए आए, क्योंकि उसने शाम के टाइम ही चीखो पुकार करते हुए अपने कपड़े फाड़ दिए थे और अब वो बाहर की तरफ जा रही थी, बाप ने कहा पकड़ो इसको, ये बाहर ना चली जाए। बाप और भाई उसको पकड़ने के लिए गए तो उसने दोनों को हाथ मारा, दोनों उड़ते हुए जा गिरे। उसको कोई ना पकड़ सका, वो बाहर निकल गई। और जब बाहर निकल गई, वही जो अपने गंदी हरकतें जिस्म के साथ करती थी, उसने गली में करनी शुरू कर दी। अब माँ बाप परेशान यही थे, क्या करें, जवान बेटी को गला दबाकर मार दें, क्या करें, क्योंकि ये बात गली तक भी फैल गई थी। वहीं पे इमाम साहब ने आके उनको बताया, मैं इंतज़ार कर रहा हूं अपने पीरो मुर्शिद का, मैंने उनको पैगाम कहलवा भेजा है, वो बहुत दूर रहते हैं, आ जाएंगे, वो इसका हल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ इसके अंदर है बहुत ताकतवर है और ऐसे नहीं कि मैं उस पर कंट्रोल कर सकूं, बस इंतज़ार करना होगा। और हां, वालिदैन ने उनसे कहा इमाम साहब से कि हम चाहते हैं जितनी बदनामी हो चुकी है हमें खुद ही इसकी गर्दन दबा दें, ये तो अब गली में बाहर करना शुरू हो गई ऐसी गंदी हरकतें। तो वो बोले नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, इसको मारिएगा मत, क्योंकि मुझे जहां तक समझ आई है वो थोड़ा थोड़ा समझ आया है, रुक जाइए, मेरे पीरो मुर्शिद के आने का इंतजार कीजिए। लेकिन इतनी दिनों में जब तक पीरो मुर्शिद पहुंचते, उस लड़की ने पूरे गांव को अपना वजूद दिखा के इस तरह अपने आप को जलील कर लिया, माँ बाप को भी, कि पूरे गांव ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लड़की के लिए मरते दम तक रिश्ता नहीं लेंगे, चाहे ये ठीक भी हो जाए। जिस लड़की ने इस अंदाज में अपने वजूद के साथ ये गलीज हरकतें की हैं। इमाम साहब आप गए, उन्होंने कहा पीर साहब आ गए हैं, इसको ले चलो। जैसे ही उन्होंने कहा इसको ले चलो, तो एकदम से उसके अंदर हाजिरी हो गई और वो अंदर से जो चीज भी थी एकदम से चीख के बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना उनके पास, और अगर मुझे कोई लेके जाने की कोशिश करेगा मैं उनकी जान ले लूंगी। इमाम साहब वहीं पे मौजूद थे और वो आगे आके बोले, तू जान किसी की नहीं ले सकती, तुझे जाना होगा और तू बेहतर है तू मेरे साथ चल। पीरो मुर्शिद यहां आ गए तो बहुत गलत हो जाएगा, शायद तेरी जान बख्शी हो जाए, इसलिए मैं तुझे गारंटी देता हूं अगर तू इससे आराम से चली जाएगी तो तेरी जान बख्शी मैं करवा दूंगा, और अगर तू ना गई तो मैं तुझसे वादा करता हूं पीरो मुर्शिद तुझे यहीं आके मार देंगे, तुझे जला देंगे, मैं सबके सामने वादा कर रहा हूं, अल्लाह का वादा। अब तू फैसला कर, चलना है या पीर साहब को बुला के तुझे जला दें। उसने कहा मुझसे वादा करो, मेरी जान बख्शी करोगे। उन्होंने कहा हाँ। वो उसको लेकर चल पड़े। हाजिरी अभी भी उसके अंदर है, लेकिन वो जा रही है। पीरो मुर्शिद नमाज पढ़ रहे थे, उनके सामने उसको लेके गए, उनने सलाम फेरा और सामने बैठी उस लड़की को देखा, कमाला को, जिसके अंदर हाजिरी हुई हुई थी। उसकी आंखों में कुछ देर देखते रहे और कहा, हमें इमरजेंसी में आना पड़ा है, बहुत ज़रूरी काम थे, कोई ड्यूटी लगी हुई थी हमारी, वो ड्यूटी पूरी करनी थी।
लेकिन इमाम साहब ने जब कहलवा भेजा कि इमरजेंसी है और हालात से बताया कि ये हालात हैं, तो हम बहुत बड़े इमरजेंसी के काम छोड़ के आए हैं और तू मेरी आंखों में देख चुकी है कि मैं कितनी ताकत रखता हूं, अब जल्दी से बताना शुरू कर दे। उन्होंने मुझे कह दिया है कि जान बख्शी का वो वादा कर आए हैं, हम उसी पे अमल करेंगे। कौन है तू? क्यों तूने इस वजूद को जकड़ रखा है और क्यों तूने इसको बेपर्दा किया है, पूरे गांव के सामने इसको तमाशा बनाया है, इसको नंगा किया है, गलाजत की है इसके साथ, क्यों? तो उसने इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों की तरफ देखा जैसे वो पूछ रही हो, क्या मैं सबके सामने बताऊं या अलग से? तो बोले, हां, तुम्हें सबके सामने बताना होगा, सबके सामने बोलो और जल्दी बोलो, हमें वापस जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। एक और ड्यूटी लगी है जो इससे भी बड़ी ड्यूटी है, उसको पूरा करना है, खल्क़े खुदा की खिदमत की ड्यूटी लगी है, बोलो। तो उसने बोलना शुरू किया, ये लोग मुझे जानते हैं, ये सारे गांव वाले मुझे जानते हैं। उस कमाला के अंदर से कोई और जो बोल रही थी वो बोली, मैं हूं लक्ष्मी। जानते हैं ना लक्ष्मी को? गांव वाले चौंक पड़े, लक्ष्मी? हां, उनको याद आ गया, वही लक्ष्मी जो बेवा थी, सबका ख्याल रखती थी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, किसी ना किसी का काम कर देती थी। बस मसला था तो एक ही था, शक्ल बहुत अच्छी थी, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा अजाब बन गई। शौहर मर गया, मेरे पास बच्चे नहीं थे, बस वही एक घर था, ठिकाना था। मैं खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वही मेरी दोस्ती इसी कमाला के साथ हो गई। कमाला मेरे पास आती, बैठती, बातें करती। ये एक ऐसी लड़की थी जिसको मैं शुरू में तो ना जान सकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलना शुरू हुआ, ये बुरे आदात की मालिक है। और फिर ये उस दिन मुझे पता चला जब ये अपने 4 दोस्तों को मेरे बारे में बता चुकी थी। गोविंद, हरिदान, लक्ष्य, दीपक, ये चारों ही दोस्त थे और इस लड़की की चारों से ही दोस्ती थी, जिस्मानी दोस्ती। बातों बातों में जब ये मेरी दोस्त बन गई तो उनको मेरे बारे में भी बता दिया कि बहुत खूबसूरत है और अकेली रहती है। एक दिन इसने मुझसे कहा कि मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आ रही है। मैंने कहा तो हां, बुला लो, लेकिन जब वो अजीब सी मुझे कुछ लगी तो मैंने उससे खुल के पूछा, कौन फ्रेंड? तो उसने कहा, एक दोस्त है। मैंने उसे काफी मना किया, लेकिन वो इतनी हट धर्म और ऐसी थी जैसे कैसे मेरी मिन्नतें तरले करके मैं साथ वाले कमरे में चली गई और उसने दोस्त को बुलवा लिया। वो गोविंद आया था इससे मिलने के लिए और मैं फैसला कर चुकी कि आज के बाद इससे दोस्ती नहीं रखूंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे घर में कोई गलीज काम ना हो। मैंने कहा, कमाला, निकलो मेरे घर से, जितनी जल्दी हो सकती है, मैं वापस कमरे में जा रही हूं, निकलो मेरे घर से। जो भी तुम्हारे साथ है मैं उसको देखना भी नहीं चाहती, वरना मैं सब गांव वालों को बुला लूंगी। उसी वक्त दरवाजा खोल के गोविंद बाहर निकल आया और उसने जब सामने खड़ी लक्ष्मी को देखा तो उसके तो राल टपकने लगी, ऐसी हसीन औरत। वो उसी वक्त चुप करके चला गया, लेकिन तीनों दोस्तों को बता दिया कि एक शिकार हाथ लगा है। क्या प्रोग्राम है? वो तीनों तैयार हो गए। यूं वो चारों एक रात लक्ष्मी के घर गए। लक्ष्मी सो रही थी अकेली। उन्हें जाते ही उसके मुंह को हाथ से ढांप दिया कि वो चीखो पुकार न कर सके, और उसके बाद दुपट्टे से उसके मुंह को इस तरह बांध दिया कि उसकी आवाज भी बाहर ना निकले। और उन चारों ने उसके साथ शैतानी खेल खेला। जब शैतानी खेल वो उसके साथ खेल चुके तो उसके बाद अब वो बोले, अब क्या करें? ये तो बता देगी अब हमें क्या करना है। गोविंद उनका हेड था, वो तीनों उसकी बात मानते थे। गोविंद ने कहा, क्या करें? वो तीनों घबरा गए। जो गोविंद की बातों में आके वो सब कुछ तो कर बैठे थे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था इसको खत्म कैसे करें मामले को, कि ये किसी को बताए नहीं। गोविंद ने कहा, तुम लोग निकलो, मैं इसको डराता हूं, और इतना डराता हूं कि ये किसी को नहीं बताएगी।
वो तीनों बाहर चले गए और गोविंद ने उसको बहुत डराने धमकाने की कोशिश की। जब उसके मुंह से कपड़ा निकाला तो उसने क्लियर कह दिया कि तुमने मेरी जिंदगी को खत्म कर दिया है, बेहतर है अब मुझे मार डालो। अगर तुमने मुझे ना मारा तो मैं सबको बता दूंगी कि मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले तुम हो। गोविंद गुस्से में आ गया। बात बढ़ती बढ़ती इतनी आई कि गोविंद ने उसका इस अंदाज में उसको पकड़ा। वो चाहता नहीं था उसको मारे, लेकिन उसने उसे गला दबाकर मार दिया। वो जो तीनों दोस्त बाहर थे वो इंतजार में खड़े थे। गोविंद बाहर निकला और उनसे बोला, वो मर गई है। क्या तुमने मारा क्यों उसे यार? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वरना वो हम सबको फंसवा देती। अब क्या करें, मेरे साथ आओ। वो तीनों भी अंदर गए। इसको इस तरह गले में फंदा डाल के लटका देते हैं जैसे इसने खुदकुशी की है। उन चारों ने मिलकर ऐसा रूप दिया कि उसके गले में फंदा डाल के उसको ऊपर लटका दिया कि खुदकुशी करके मर गई है, और वो निकल गए। अगले दिन जब लोगों को पता लगा, उन्होंने देखा अंदर जाके तो वो मरी हुई थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। गांव वालों का यही कहना था, हालात ऐसे होंगे, कभी किससे मांगती भी नहीं थी, ये था वो था, कई तरह की बातें की गई, लेकिन वो खुदकुशी कर चुकी थी। उधर गोविंद जब नवाज के पास गया तो नवाज को जैसे शक सा गुजरा और उसने सारी बात मालूम की। तो उसने उसके सामने खोल दिया। वो उनका जिगरी यार था, मौलवी बना हुआ था, अंदर से तो शैतान था, क्योंकि उसको पहले एक दफा कह चुके थे कि यार क्या खूबसूरत है, जब से उसको मैंने देखा है तो सोच भी नहीं सकता, ऐसी जोबन, ऐसी खूबसूरत। और जब नवाज उसके सामने गया और उसने कहा कि वो मर नहीं सकती, उसने फांसी ली है और तूने उसकी खूबसूरती की तारीफें की थी, तू कुछ छुपा रहा है। उसको शक सा पड़ा और उसने जब बहुत ज्यादा पूछा तो उसने बता दिया, हाँ यार हमसे मरी है। बहुत मजा दिया उसने, लेकिन एंड पे वो साली बात मानने को तैयार ही नहीं थी और मैंने उसे मार के फिर फांसी पर लटका दिया। परेशान मत हो, तू यार है मेरा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वो भी नहीं जानता था उधर नवाज फैसला कर चुका था, जो काफी अरसे से एक ऐसे जिस्म की तलाश में था जिसके ऊपर वो अपना काला जादू कर सके। और उसी वक्त वो फैसला कर चुका कि मेरे पास तो एक ऐसी लावारिस लाश आ गई है, ऐसी लाश जिसका वरी वारिस भी कोई नहीं है, मैं सुकून से इसके साथ अपना अमल मुकम्मल करूंगा। जब उसको कब्र में दफना दिया गया तो उधर वो अपने जादू का सारा काले जादू का सामान लेकर रात को कब्रिस्तान पहुंच गया। नवाज अब उसके हमजाद को भुलाना चाहता था। उस लड़की के हमजाद को बुला के अपने काबू में करना चाहता था और वो काफी अरसे से एक अमल करना चाह रहा था, एक गलीज अमल। ऐसी ही एक नापाक औरत हो, और ये औरत भी तो नापाक थी। 4 लोगों ने उसके साथ बहुत किया था। यहां पे खैर बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही मैं स्किप कर रहा हूं। मुख्तसर ये, उसने उसकी कब्र खोदी और उसकी कब्र खोद के उस मुर्दा वजूद के साथ भी उसने एक ऐसा गलीज काम किया उसके हमजाद को बुलाने के लिए। ऐसा गलीज काम किया, वो 100 में से अमल करते हुए, बड़े गलीज यहाँ पे वो है, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, 70% कामयाब हो गया उसको काबू करने में। यहां तक कि उस वक्त जिस हमजाद को वो बुलाना चाहता था वो हमजाद भी पास आ गया। लेकिन उसी रात तो उसने उसे नहीं मिलना था, अमल उसने मुकम्मल करते रहना था। कुछ दिनों के बाद वो अमल मुकम्मल होता और वो हमजाद को काबू कर लेता। लेकिन उस रात उसने इतना कर लिया था, बेहुरम थी उस लाश के साथ, कि हमजाद पास आ गया और उसने अगले रात को अमल करने के लिए कब्र को वापस बंद किया, मट्टी शट्टी डाली, इस तरह कब्र किया और निकल गया। उधर वो हमजाद जो बेचैन था, जिसके साथ पहले ही एक ज्यादती हो चुकी थी लक्ष्मी के साथ, उसका हमजाद को भी बुलाया गया था, उसको काबू करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पे ही जिन्नात में से ही एक शैतानी ताकत, जो उसके कब्जे में तो नहीं थी लेकिन वो जानती थी नवाज के बारे में कि वो उसको कई चीजें इस तरह की डालता था, गलीज खिलाता था, पिलाता था, करता था, उसको काबू करने की कोशिश कर रहा था, वो उस हमजाद तक पहुंच गई। और जैसे उस हमजाद तक पहुंची तो वो उस तकलीफ को भी जान गई कि वो जो अमल कर गया था वो अधूरा कर गया था, उसमें गलती कर गया था। हमजाद ने उससे मदद मांगने की कोशिश की कि मेरी मदद करो। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक वजूद देती हूं, उस वजूद को, क्योंकि जिन्नात वजूद तब्दील कर सकते हैं, उसने कहा मैं एक वजूद को अपना रही हूं और तुम उसके अंदर आ जाओ और अपना बदला मुकम्मल करो।
यूं उस हमजाद को एक वजूद मिल गया, उस वजूद के अंदर हमजाद आ गया, एक औरत का वजूद जो सर पे चादर डाल के रखती थी, अपने सर को छुपाती थी, और यूं वो लक्ष्मी उस गांव के ऊपर नाजिल हो गई। सबसे पहले गांव के उसी बूढ़े को उसने जाके फेंका जो दादा था, गोविंद की तरह बदकार। फिर गोविंद के बाप की लात तोड़ी जो गोविंद की तरह बदकार, और फिर एक एक करके उनको मारना शुरू किया। वो बेदर्दी से उनको मारती। पहला पहला जिसने उसने मारा था वो दीपक था। फिर वो दोनों दोस्त, जब उसने उससे बीड़ी मांगी थी, उसने बताया कि कैसे मैं फिर जब पहुंचती थी तो घर वालों के ऊपर मैं कैसा सहर करती थी कि किसी को मेरी आवाज तक नहीं जा सकती थी, और मैं इस अंदाज में उसको बेदर्दी से मारती थी कि उसकी चीखों पुकार कोई सुन भी नहीं रहा होता था। सब मेरे सहर से, सब मेरे जादू से गहरी नींद सो रहे होते थे, और मैं उसको तड़पा तड़पा कर मारती थी कि पूरे घर में उसकी चीखों पुकार सुनाई देती थी। और मैं बेदर्दी से उसको मार के उसको गर्दन काट देती थी और वहां से चली जाती थी। सुबह उठते थे तो उनको पता चलता था। और मैं अपना बदला लेती जा रही थी। गांव की वो औरत जिसने मुझे बैठे हुए देख लिया था, उसका शौहर भी बदकार था। मैं उसके शौहर को मारने के लिए गई थी, लेकिन उस औरत ने मुझे देख लिया और वो इतनी डर गई, इतनी सहम गई कि उसके बाद वो बोल नहीं सकी। लेकिन मैं सबको इनको डरा डरा के मारती गई। आखिर में गोविंद बच गया। गोविंद भाग के उसी नवाज के पास पहुंच गया। वही नवाज जब दूसरी रात फिर से अपना अमल मुकम्मल करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा था, तो उसने मुझे वहां पे खड़े हुए देख लिया था। और जब उसने मुझे वहां पे खड़े हुए देख लिया था तो वो समझ गया था ये कौन है। उस वक्त मैंने उसी लक्ष्मी का ही रूप धारा हुआ था जिसके साथ एक रात पहले बैठ के वो क्या कुछ करके गया था। और जिसके साथ वो कुछ करके गया था, उस लक्ष्मी को जब उसने सामने खड़े हुए देखा, वो कब्र के करीब आया तो उसने देखा एक औरत खड़ी है, उसने अपना सर छुपा रखा है। और जैसे उसने अपना घूंघट हटाया तो उसने उसको देखा तो सामने वही औरत थी। वो खौफजदा होकर वहां से भाग गया। वो यही समझा कि उसकी जान बख्शी हो गई है। वो रोज अमल करके रखता, अपने आप को इस तरह दायरा कड़ा लगाता, अपने घर को इस तरह दायरा कड़ा लगाता, अपने आप को इस तरह बचाता कि मैं बच गया हूं। लेकिन जब गांव में मौत होनी शुरू हुई तो वो डरा हुआ था। गांव के लोग उसके पास आए कि क्या हो रहा है। वो क्या बताता, वो तो खुद डरा हुआ था। लेकिन करते करते जब बारी गोवंद तक आई तो गोवंद उसके पास पहुंच गया, और वो मेरी बदले की आखिरी रात थी। गोविंद और वो मौलवी वहीं पे थे, और उस रात जब मैं पहुंची उसकी उस जगह पे जहां पे वो अलग थलग रहता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, उसने अपना ठिकाना अलग बना रखा था। उन दोनों को मैंने बताया कि गोविंद, तूने उस दिन आके मेरी जिंदगी बर्बाद की और तेरे दोस्तों ने, मैंने तो उनसे बदला ले लिया। अब तू रह गया और ये बैठा है शैतान जिसने मेरी बेहुरमती की मरने के बाद भी, और कैसे मेरी आत्मा को एक शक्ति मिली। अब मेरा वक्त आ गया है, मैं तुम्हें आज ऐसे नहीं मारूंगी, इब्रत का निशान बनाऊंगी कि तुम्हें देख के दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और फिर मैंने उसे मरने नहीं दिया, तड़पा तड़पा के मारा, उनके आज़ा काट के उनके मुंह में दिया। ऐसा कुछ उनके साथ किया कि वो मेरी आग बुझ जाए। मेरी जिंदगी खत्म हुई थी, मैंने उन दोनों को मार डाला। गांव वाले समझे खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे वजूद को शक्ति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा था। मैं तड़प रही थी और मैं भटक रही थी। मैं वापस जाना चाहती थी जिस जहां में मुझे जाना था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि फिर वो लड़की मुझे याद आ गई, कमाला, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, जो उसी को लेके आई थी और उसने मेरे साथ किया था। और फिर मुझे बाद में पता लगा कि कमाला, मरने के बाद पता लगा कि कमाला की चारों के साथ दोस्ती थी और चारों के साथ जिस्मानी ताल्लुक था। इसका बाप शरीफ, इसकी माँ शरीफ, इसका भाई शरीफ, इसके घर वाले शरीफ, और ये बदकार औरत थी। और चारों दोस्तों को पता था, वो चारों इकट्ठे इसके साथ गुनाह करते। और फिर मैंने इसके वजूद पे कब्जा किया और इसको पूरे गांव के सामने ऐसा नंगा किया और इसका ऐसा हशर किया कि ये जिंदा भी रहे तो कोई इससे शादी ना करे, ऐसी बदकार औरत से जिसने एक इंतहाई शरीफ औरत की जिंदगी को बर्बाद करवा दिया अपने 4 यारों के साथ। ये है मेरी कहानी। मैं लक्ष्मी हूं।
और ये गांव के लोग जो बदकार हैं, इस लड़की के बाद मैं उनको भी मारना चाहती थी। मैं जानती हूं इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो बदकार हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूं, मुझे मौका दे दीजिए, इन बदकारों को भी मैं खत्म कर सकूं और यहां से जा सकूं। फिर मैं सुकून से चली जाऊंगी, यहां के जितने भी बदकार होंगे ये खत्म हो जाएंगे। पीरो मुर्शिद बोले, नहीं, तुझसे वादा किया था, तुझे कुछ नहीं कहना, इमाम साहब करके लाए थे, इसलिए मैं वादा निभा रहा हूं। अब जा तू, और तेरे लिए आसानी पैदा हो। तेरे साथ वाकई बहुत ज्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और सुन लो गांव वालों, अपने अमाल के तुम खुद जिम्मेदार हो। ये नहीं तो कोई और लक्ष्मी तुम्हें मार डालेगी। ये दुनिया में नहीं तो अगले जहान में तो तुमसे पूछा जाएगा, इसलिए अपने आप को बदलो, बहुत नुकसान उठाओगे। एक मजलूम के साथ ज्यादती हुई है और तुम्हारे किरदार की वजह से ज्यादती हुई है। अब तुम लोग बाहर जाओ। उन्हें सबको बाहर भेज दिया। अंदर सिर्फ कमाला और उसके वजूद के अंदर हाजिर हुई लक्ष्मी थी। उन्होंने उनके साथ क्या बात की ये गांव वालों को तो ना पता चल सका, लेकिन जब दोबारा गांव वालों को अंदर बुलाया गया तो कमाला बेहोश हो चुकी थी। वो बोले वो जा चुकी है, अब दोबारा नहीं आएगी, लेकिन जाओ अपने अमाल ठीक कर लो। दोबारा ऐसी हरकत ना करना कि फिर कोई लक्ष्मी फिर से आए और तुम्हारे गांव, तुम्हारे किरदार की वजह से इस गांव को फिर नुकसान पहुंचे। उन्होंने पानी दम करके दिया। वो जो औरत बेहोश बोलती नहीं थी, गुमसुम सी हो गई थी, उसकी भी जुबान वापस आ गई थी, वो ठीक हो गई थी। लेकिन उसके शौहर का किरदार भी लोगों के सामने आ गया था, और जितने भी बद किरदार गांव के लोग थे उन्होंने तौबा कर ली थी, और उन्होंने कहा था कि हम तौबा करते हैं कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। वो कहते हैं उस टाइम पे गांव पे कई लोगों ने तौबा की थी, अपने अपने जो मानने वाले थे सबके सामने, बुजुर्गों के सामने, मंदिरों में जाके, मस्जिद में जाके, जहां कर सकते थे अपनी गुनाहों की तौबा कर ली थी। लेकिन काफी अरसे तक उस गांव के अंदर एक खौफ का ऐसा माहौल रहा कि सब बेइंतहा डरे रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खौफ छट गया। वो लड़की जिसका नाम कमाला था, वो उसके वजूद को तो छोड़ गई थी, लेकिन उसको चुप सी लग गई थी। पूरे गांव ने कह दिया था इस लड़की से शादी हम नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने उसके वालिदैन से कहा कि इसको किसी दूसरे गांव में ब्याह दो, लेकिन उस लड़की कमाला ने खुद कह दिया था नहीं, अब मैं शादी नहीं करूंगी। मेरा चेहरा जब सबने देख लिया है, ऐसी बद किरदार औरत को कोई शादी कर भी लेगा, आज नहीं तो कल उसके सामने ये सब कुछ आ जाएगा, वो मुझे कैसे इज्जत देगा। उसने शादी नहीं की। काफी अरसा वो जिंदा रही, लेकिन कहते हैं उसकी मौत भी अचानक हुई थी। लोगों का कहना यह है उसने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो छत के ऊपर गई थी, उसको किसी ने धक्का नहीं दिया था। लोगों का कहना यह है, उसकी मां ने भी देखा था और गवाही दी थी, वो खुदकुशी करना चाहती थी। मां भागी थी उसको बचाने के लिए, लेकिन उसने खुद छलांग मारी थी और मर गई थी। उसके बाद काफी अरसे तक गांव में सुकून रहा। लेकिन वक्त जब बदल जाता है, खौफ भी खत्म हो जाता है। कहानी तो आज भी वहां पे मशहूर है, अखबार में भी छपी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ खौफ खत्म हो गया। फिर नस्लें आगे बढ़ी, उनकी औलादों में भी अच्छे और बुरे पैदा हो गए। आज वहां पे अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन जब इस कहानी को याद करते हैं तो सब खौफजदा हो जाते हैं। आपको ये कहानी सुन के कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।